क्या दमे की शिकायत बच्चों को ही होती है? क्या दमे के लिए जो इन्हेलर्स होते हैं उन्हें अटैक के समय ही लेने चाहिए? जो दमे के मरीज हैं क्या वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मरीज भी पूछते हैं या हमें जानने की ज़रूरत है, उस पर आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि दमे की जो शिकायत है वो बच्चों में ही होती है। ये बिल्कुल गलत है। जो दमे की शिकायत है वो बच्चों में होती है जो जेनेटिकली एलर्जिक होते हैं। उसके अलावा ये शिकायत अडल्ट्स में भी हो सकती है और इसका ऑनसेट माने कि ये कभी भी शुरू हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बचपन में आपको कुछ नहीं था, अचानक से मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इनको दमा अब कैसे हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर चाइल्डहुड में कोई भी दिक्कत नहीं थी तो अडल्ट्स में भी दमे की शुरुआत हो सकती है। तो दमा एक ऐसी बीमारी है जो आता जाता रहता है। जैसे कि कई लोगों को सिर्फ सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब मौसम बदली होता है, मार्च अप्रैल का समय है या फिर अगस्त सितंबर का समय है, तो इन चेंज ऑफ वेदर्स में ही सीजनल वेरिएशंस की वजह से दमा ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम सीजनल एस्थमा कहते हैं। उसके अलावा किसी भी और ट्रिगर्स की वजह से जब एस्थमा ज़्यादा हो जाता है तो कई बार नई बीमारी की तरह उत्पन्न होता है, जो कि हमें ओपीडी में पता चलता है जब हम पेशेंट्स के टेस्ट करते हैं। तो दमा अडल्ट्स को भी हो सकता है। फिर लोग कहते हैं कि दमे की शिकायत वाले मरीज़ कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम दमे के लिए जो इन्हेलर्स हैं, जो दवाइयाँ डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर वो हम ठीक से लें, इसमें दो तरह की दवाइयाँ होती हैं या इन्हेलर्स में, एक रिलीवर मेडिकेशन होती है और एक मेंटेनेंस मेडिकेशन होती है। तो रिलीवर तो हम तब इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जब अटैक हुआ या इमीडिएटली आपको वो रिलीफ चाहिए, उसके लिए हम रिलीवर मेडिकेशन देते हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम उसको स्टेप डाउन करते हैं तो पेशेंट्स क्या करते हैं कि जब आप ठीक हो जाते हैं तो सारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि अब हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। बट उसी से वो अटैक्स दोबारा होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब हमें ये देखना है कि जब पेशेंट ठीक हो गया, उसको काउंसिल बारी बारी हम भी करते हैं और आपको भी ये समझना चाहिए कि वो मेंटेनेंस मेडिकेशन और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको वो अटैक्स फिर से नहीं हों। तो इसमें मेंटेनेंस इन्हेलर्स की बात आती है जो कि लो डोज में होते हैं, जो आपके लिए सेफ होते हैं। जैसे कि आप शुगर बीपी की दवाइयाँ रोज़ की रोज़ गोलियाँ खाते हैं, वैसे ही आपको इन्हेलर लेना चाहिए जो कि आपके फेफड़े तक पहुँचता है और वही इसके लिए सबसे अच्छी दवाई है। तो अगर आप रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करने से, कोई भी स्पोर्ट्स फिटनेस कुछ भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपने इन्हेलर्स टाइम पे ले रहे हैं और आपकी जो लंग फंक्शन टेस्ट हैं वो अच्छे चल रहे हैं और अगर वो सब कुछ सही है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। फिर दमे के मरीज पूछते हैं कि आपकी ये दवाइयाँ कब तक हम ख़त्म कर सकते हैं, क्या है। तो ये यही है कि अगर आप रेगुलर डॉक्टर विजिट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी दवाई हम धीरे धीरे स्टेप डाउन करते हैं, जिसको ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से दिया और दवाई ख़त्म कर दी। अगर वो धीरे धीरे उसी डिक्रीजिंग डोज पे भी अगर आपके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो उसको हम दवाई को फाइनली बंद भी करते हैं, जिसको स्टेप डाउन ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्हेलर्स काफ़ी तरह के आते हैं, जैसे कि कुछ ड्राई पाउडर इन्हेलर्स होते हैं जो कि कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, और कुछ होते हैं जो पंप की फॉर्म में होते हैं जिनको हम मीटर डोज इन्हेलर्स बोलते हैं, और कुछ डिवाइसेस भी आती हैं जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इन ड्रग्स होते हैं। तो वो स्टेजिंग ऑफ एस्थमा के हिसाब से कितनी ज़रूरत है, आपको कितने ड्रग्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम प्रिस्क्राइब करते हैं और हम सिखाते भी हैं कि वो इन्हेलर्स आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी मेडिकेशंस अच्छे से लें और अगर आप वैक्सीनेशंस पे भी ध्यान दें, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, निमोनियाज ना हो। जैसे कि फ्लू वैक्सीन है, जो इम्पॉर्टेंट है कि अब आने वाले समय में हम फ्लू वैक्सीन लगवाएं, फ्लू शॉट लगवाएं, उसको ऐसे भी बोलते हैं, ताकि आपको विंटर्स में कुछ ऐसा निमोनिया ना हो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। या न्यूमोकोकल वैक्सीन हैं, या टीडैप है जो पर्ट्यूसिस के लिए भी लगाते हैं, तो शिंगल्स है हर्पीज ज़ॉस्टर के लिए। तो ये सारी वैक्सीनेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको सिवियर इन्फेक्शंस ना हों। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपनी मेडिकेशंस रेगुलरली लें, तो हम इनके अटैक से और इनकी इस बीमारी को अच्छे से जीत सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में अवेलेबल हूँ 9 to 5 मंडे टू सैटरडे। धन्यवाद।